परफेक्ट फिफ्थ क्या होता है, किसी भी नोट का परफेक्ट फिफ्थ कैसे पता करें या कितना जरूरी है वो, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो परफेक्ट फिफ्थ एक्चुअली किसी नोट को हम पहले मेजर स्केल का सा मान करके जब उस पर मेजर स्केल प्ले करें तो उस स्केल में जो फिफ्थ नंबर पे नोट आएगा वो परफेक्ट फिफ्थ होता है। ठीक है, और फर्स्ट नोट और फिफ्थ नोट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको परफेक्ट फिफ्थ बोल सकते हैं, या दोनों के कॉम्बिनेशन को परफेक्ट फिफ्थ बोल देते हैं। दूसरे तरीके से यदि किसी नोट को सा माने फिर उस पर बिलावल थाट बजाएं या मेजर स्केल बजाएं तो जो पा होगा वो उसका परफेक्ट फिफ्थ होता है। सा पा ये परफेक्ट फिफ्थ होता है। और फिफ्थ 5 और पा को भी हिंदी में पंचम बोलते हैं। एक्चुअली पंचम से ही पा उसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो सा का जो पंचम नोट होता है उसको अपन परफेक्ट फिफ्थ बोलते हैं। ठीक है, और एक बात और बता दूं आपको कि इंडियन क्लासिकल में जो सा और पा है यही दो नोट ऐसे होते हैं जिनका कोई भी कोमल या फिर तीव्र नहीं होता, बाकी सभी का कोमल या तीव्र होता है ना। तो कह सकते हैं कि सा और पा अचल स्वर होते हैं और बाकी सभी स्वर उनको विकृत स्वर बोलते हैं। एक्चुअली ये शुद्ध स्वर बोलते हैं इन दोनों को और बाकियों को विकृत स्वर बोलते हैं, क्योंकि उनके दो वर्जन होते हैं सभी के। एनीवे, हम सा और पा की बात करने वाले हैं, यानी पंचम की। और किसी भी नोट से उसका परफेक्ट फिफ्थ हमको पता होना चाहिए, और इस तरीके से पता होना चाहिए कि अगर उस की पे हमने एक फिंगर रख दी तो हमारा हाथ अपने आप ऐसे एडजस्ट हो जाना चाहिए कि परफेक्ट फिफ्थ ही बचे, है ना। जैसे कि मैं सी पे रखूँ हाथ तो सी और जी ही दबेंगे। जैसे मैंने डी शार्प पे रख लिया तो डी शार्प और ए शार्प ही दबेंगे। जैसे मैंने बी पे रख लिया तो बी और एफ शार्प ही बजेंगे। इसी तरह से मैंने अगर ए पे रख लिया तो ए और ई ही बजेंगे। जी पे रखा तो जी और डी ही बजेंगे। इस तरह से होना चाहिए। और इसको करने की मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी हम कोई म्यूजिक प्ले करते हैं, जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ पहले कि कोई भी राग होता है, कोई भी राग है तो उसमें वादी संवादी स्वर होते हैं। तो हाँ, और उनका गायन का समय होता है। ठीक है, इस तरह से कई चीज़ें होती हैं। तो किसी भी स्केल को हम पा से नीचे और पा से ऊपर ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो राग का अगर वादी स्वर पा से नीचे है ना, इसको पूर्वाहन बोल देते हैं। तो उसका जो गायन समय होगा ना वो मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा होगा, मॉर्निंग टाइम के आसपास ही होगा। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है। और अगर पा के बाद में है तो उसका समय उधर का डिसाइड होता है। ओके, एक और बात, जितनी भी बंदिशें होती हैं तो उनका जो स्थाई होता है, स्थाई और अंतरा होते हैं बंदिशों में, तो स्थाई होता है वो यूजुअली पा से नीचे ही होता है। यूजुअली या मोस्ट ऑफ टाइम पा से नीचे ही होता है ना। और जो अंतरा होता है वो पा से ऊपर होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरह से। और इवन अपने जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स होते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है। ज़्यादातर
सॉन्ग्स का जो स्थाई होगा वो नीचे ही मिलेगा और जो अंतरा होगा वो ऊपर मिलेगा। कोई सा भी सॉन्ग ले लो, जैसे कि एक प्यार का नगमा है, पा से ऊपर गई नहीं, मौजों की रवानी है। और जैसे ही मैं अंतरा गाता हूँ तू था, तो पा से सीधे सा पे जा रहे हैं, पा सा रे सा नी, है ना। कोई भी और गाना उठा के देख लो, जैसे कि मेरे मन में आया ये गाना, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिरूं तुझे संग लेके, नए नए रंग लेके, सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। ये इसका स्थाई हुआ अभी तक। अब इसका अंतरा, तूफान उठाएगी दुनिया मगर, है ना। तो इसका स्थाई देखिए कहां से शुरू हुआ था, तस गा से शुरू हुआ, लेकिन जो अंतरा शुरू हुआ तूफान, वो धा से शुरू हुआ, पा के बाद में। तूफान उठाएगी दुनिया मगर, इस तरह से। तो होता क्या है कि ये जो सा और पा है ना, परफेक्ट फिफ्थ है, वो आपको सॉन्ग निकालने में बहुत हेल्प करता है ना। क्योंकि इससे आप ना किसी भी स्केल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना तो आराम से सीख जाते हैं कि अच्छा इसको 2 पार्ट्स में 2 इसके सेगमेंट कर दिए, तो उससे काफ़ी आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये जो स्वर जा रहा है वो हाफ स्केल के बाद में है या हाफ स्केल से नीचे है। अब एक और चीज़ मैं बोलूँ यहाँ पे कि ये जो आइडिया लगाने वाली बात मैं बोल रहा हूँ, ये है एक एक्सपीरियंस वाली बात है। ये इसको मैं आपको शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ पाता है, क्योंकि कई लोग मेरे से इस चीज़ को पूछते हैं कि आखिर गाना कैसे निकालें, तो मैं उनको नहीं समझा पाता हूँ। मैं बस ये बोलता हूँ हमेशा कि आप खुद ट्राई करो और अपने आप दिमाग में बैठने लग जाएगा कि सुर का डिस्टेंस कितना है, कितना हो रहा है। जैसे जैसे आप खुद से, अगर आपने 3-4 गाने भी निकाल लिए ना खुद से, सिर्फ खुद से, टूटे फूटे निकलने भले, है ना, जितना जैसा भी निकल रहा है, आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा कि आखिर सुरों का क्या खेल है। ठीक है, शुरू में गाने निकालने में काफ़ी टाइम लगता है, हो सकता है आप सिर्फ एक ही लाइन निकाल पाओ। तो ये जो परफेक्ट फिफ्थ है ना, उसमें बहुत हेल्प करता है। ये बात है, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, और हो सकता है एक क्वेश्चन और मन में आए कि हमें तो गाना सिर्फ एक ही स्केल से बजाना है ना, तो फिर हम सभी स्केलों के परफेक्ट फिफ्थ क्यों सीखें। देखिए, जब आप गाना निकालने की बात करते हैं तो वो आप एक ही स्केल पे नहीं निकालते हैं, वो आप अलग अलग स्केल पर ही निकालते हैं। और जब निकालते हैं उस टाइम आपको नहीं आइडिया होता कि आप कौन से स्केल पे निकाल रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि हो सकता है वो गाना अपने आप में किसी और स्केल पे है। दूसरी बात, हो सकता है आप उसको सुन नहीं रहे लेकिन आपके मन में चल रहा है, तो हो सकता है आपके मन में किसी दूसरे स्केल पे चल रहा हो। ठीक है। तीसरी बात, अगर कोई गा रहा है हो सकता है वो किसी और स्केल पे गा रहा हो। ओके, तो अलग अलग स्केल हो गए, आपको नहीं पता है कौन से स्केल हैं ये, मन में कौन सा चल रहा है, असली में कौन सा है, वो गा कौन से पर है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जो गाना तीनों केसेस में बताता हूँ मैं। फर्स्ट केस में जो गाना बज रहा है,
तो उसके किसी भी नोट को पकड़ के आप देखिए, उसमें तो हर हर मोमेंट पे सुर चेंज होता जा रहा है, ठीक है, लेकिन सुर वहां पे चेंज हो रहा है, साथ में आपके मन में भी चलता जा रहा है। ओके, तो मन में जो भी सुर चल रहा है, एट द मोमेंट जो भी सुर चला है ना, आप उसी को तुरंत दबा करके देखते हैं कि क्या ये मैंने सही दबाया है, ठीक है। अगर नहीं दबाया है सही, तब तक उसका टाइम भी निकल गया होता है और उसके बाद में दूसरा स्वर भी आ जाता है। तो आप फिर उसको हिट एंड ट्राई करते हैं, क्या आपने वो वाला स्वर सही बजाया है या नहीं। दूसरी बार में भी आप फेल हो गए तो आप तीसरी बार ट्राई करते हैं, चौथी बार ट्राई करते हैं, और एट द मोमेंट आपको जो भी सुर मिल रहा है ना, आप उसको मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फिर आपको जब एक दो स्वर मिलने लग जाते हैं, कोई सा भी, बीच में से कहीं से भी, कोई सा भी, तो फिर आपको आइडिया लगता है कि अब चलो ये सुर तो मेरा मिल गया है, हो सकता है अब मैं आगे पीछे और ट्राई करूं और उस गाने के स्वरों को पकड़ने की कोशिश करूं कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो वहां पर आप मतलब गाना निकालने के काफ़ी करीब पहुंचने लग जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये पहले तरीके से बता दिया मैंने। अब दूसरे तरीके से बताता हूँ कि दूसरे तरीके में क्या है, आपके मन में चल रहा है। हो सकता है अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ पाया होगा, लेकिन अब मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, कि गाना आपके मन में चल रहा है, कहीं पे कोई बच नहीं रहा। जैसे मेरे मन में भी चल रहा था, तस्वीर तेरी दिल में, तो मैं क्या करूँगा, तस तस, मैं इसी स्वर को पकड़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब स्वर को कंट्रोल करना मेरे हाथ में है। ऐसा नहीं है कि स्वर निकल जाएगा, ठीक है। वहाँ जो बज रहा था वहाँ पे तो निकल जाता है तुरंत, मेरे को फिर उस वाले स्वर को फाइंड आउट करना पड़ता है ना। तो तस, अब मैं इसको ढूंढूंगा, यहाँ पे मिला है, जी पे मिल रहा है। पिछली बार मैंने एफ से शुरू किया था, तस, लेकिन अभी मेरे मन में चल रहा था जी से, तस तस और फिर मैं थोड़ा सा प्रॉपरली करने की कोशिश करता हूँ, थोड़े सुर मिल जाए तो, तस्वीर तेरी दिल में, है ना। तो ये मैंने किया। अब आप कहें कि इसमें अच्छा परफेक्ट फिफ्थ कैसे यूज हो रहा है ना। तो परफेक्ट फिफ्थ, देखिए, परफेक्ट फिफ्थ जब आप करते हैं ना, तो मैंने पहले भी अभी बताया है कि वो स्वरों के डिस्टेंस को आपको समझने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो जैसे कि तस्वीर तेरी दिल में, यहीं पे मैंने दबा दिया, परफेक्ट फिफ्थ, यहाँ पे मैं रुका, या फिर जहाँ से मैंने शुरू किया वहाँ पे परफेक्ट फिफ्थ दबा दिया। तो ये कॉर्ड को भी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ये कॉर्ड मिल गया, इसका ये कॉर्ड मिल गया, है ना। अभी गाने पे मैं एकदम से कॉर्ड पे पहुंच गया, मेरे को पता है गाने में कैसे हेल्प करता है, वो बताने वाला था, लेकिन चलो अभी पॉइंट आ गया है तो इसको कवर करके फिर उस पर भी आते हैं। देखिए, दो कॉर्ड भी मिल गए मेरे को। हेल्प किसने की? परफेक्ट फिफ्थ ने। इस तरह से। अच्छा, अब गाने में करके बताता हूँ आपको कि परफेक्ट फिफ्थ कैसे यूज हो रहा है ना। तो मैंने शुरू कहाँ से किया था? जी से। तस्वीर तेरी दिल में,
तो जब आप अंतरे पे जाते हैं ना, सॉन्ग के अंतरे पे जाते हैं, तो वहां पर परफेक्ट फिफ्थ आपकी हेल्प करता है। ठीक है, स्थाई बजाने में हो सकता है इतने ना करे, अंतरे में करेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि वो परफेक्ट फिफ्थ के बाद में या परफेक्ट फिफ्थ के बाद के एरिया में ही अंतरा शुरू होता है। तो देखिए, तस्वीर तेरी दिल में, है ना। अब शुरू कहां से किया था? जी से। तस्वीर, जी 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 शब ए शब जी शब जी ई एफ जी, जो भी है, ठीक है। और यहां से मैं जैसे अंतर बजाऊंगा, तूफान उठाएगी दुनिया मगर, तो जी इसे मैंने शुरू किया था और जी के परफेक्ट फिफ्थ से ही मैं अंतरे को उठा रहा हूं। यहां इस गाने का अंतरा उठ रहा है जो कि है डी। तूफान उठाएगी दुनिया मगर, इस तरह से। तो अब आपको समझ में आया होगा कि अंतरे में हेल्प करता है। ठीक है, और एक और बात मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि इस गाने को मैं जी नोट से शुरू कर रहा हूं, तो इसका स्केल जी नहीं है। ठीक है, और जो परफेक्ट फिफ्थ जी का मैं डी बजा रहा हूं, तो इसका ये पंचम स्वर नहीं है, पा नहीं है, ये एक्चुअली डी शार्प मेजर स्केल पे है ना। तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि मेरे को डी शार्प के पंचम फिफ्थ जो परफेक्ट फिफ्थ है उससे मतलब होना चाहिए, मेरे को जी के परफेक्ट फिफ्थ का यूज क्यों करना पड़ रहा है ना। तो वो इसीलिए क्योंकि इसका क्या जवाब दूं मैं जवाब देना चाहूंगा कि जो भी हो, आपके परफेक्ट फिफ्थ से हेल्प तो हो रही है ना। और यहां पर ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन से स्केल पे बजा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप बजा पा रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, ये बात। लेकिन परफेक्ट फिफ्थ का यूज हुआ और गाने निकालने में इस तरह से आपकी बहुत हेल्प करेगा, कॉर्ड्स को बजाने में बहुत हेल्प करेगा। और कोई भी अगर आप रैंडम म्यूजिक भी बजाते हैं तो उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक परफेक्ट फिफ्थ की काफ़ी बात हो गई। अब मैं ये बता देता हूँ कि परफेक्ट फिफ्थ कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो आप सिर्फ 2 नोट्स के परफेक्ट फिफ्थ अभी फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, किसका? एक तो सी का और दूसरा सी शार्प का, बस। ठीक है, फिर बाकी के कैसे निकलेंगे जी की जैसे सी का आपने निकाला, सी का है जी, तो डी का कौन सा होगा? ए, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इनको डिस्टेंस देख करके पहचानिए, ना कि याद करके कि अच्छा मेरे को इनके बीच में कितना डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो इनका जो डिस्टेंस है ना वो सेम है ना। जैसे सी और जी के बीच में 3 वाइट की छूटे हैं। ठीक है, तो डी और ए के बीच में भी 3 वाइट की छूटे हैं, ई और बी के बीच में भी 3 वाइट की छूटे हैं। इन सब के बीच में 3-3 वाइट की छोड़ते जाइए, आपको परफेक्ट फिफ्थ मिलते जाएंगे। लेकिन ये ए तक ही काम करेगा, बी पे ये तरीका काम नहीं करेगा। बी पे आपने लगाया तो ये इसका परफेक्ट फिफ्थ नहीं होता, ये एफ शार्प इसका होता है, बी का एफ नहीं होगा, एफ शार्प होगा। तो बी का आप अलग से याद कर लेंगे, बी का और ए शार्प का। ठीक है,
दो तो आपने यहाँ याद किए, सी का और सी शार्प का। ठीक है, सी शार्प का इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे आप ब्लैक कीज से काम करोगे कि सी शार्प और जी शार्प के बीच में आपकी दो ब्लैक कीज होती है, डी शार्प और ए शार्प के बीच में दो ब्लैक कीज होती है, एफ शार्प और सी शार्प के बीच में दो ब्लैक की, जी शार्प डी शार्प के बीच में दो ब्लैक की। ठीक है, लेकिन ये जो ए शार्प जो है उसके बीच में भी आपने दो ब्लैक की छोड़ करके ही अगली ब्लैक की को ही यूज कर लिया, तो वो नहीं हो पाएगा। ए शार्प का एफ होता है, ना कि एफ शार्प। ठीक है, इसीलिए आपको ये दो याद करने पड़ेंगे, ए शार्प और बी का। ठीक है, और अच्छा अभी मेरे को याद आया एक और यूज इनका कि आपको ये स्केल प्ले करने में भी बहुत हेल्प करते हैं, है ना। क्योंकि कोई भी मेजर माइनर स्केल हो उसमें बाकी स्वर तो विकृत स्वर हैं, चेंज होते हैं, लेकिन ये दो स्वर नहीं चेंज होते, है ना। तो स्केल को अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, आप कहीं पर थोड़ी बहुत गलती कर भी जाएं तो आप कम से कम उसका पंचम स्वर तो पहचान ही सकते हैं ना, सा और पा तो पहचान सकते हैं, फिर बीच के स्वर आपको ढूंढना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन सिर्फ पंचम परफेक्ट फिफ्थ के बारे में ही है। ठीक है, तो अच्छा ये आपको पता चल गया कि किसी भी नोट का परफेक्ट फिफ्थ क्या है। अब आप इनकी प्रैक्टिस करें, है ना। कैसे कर सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड से करिए, तो इससे आपका कॉर्ड के लिए भी आप तैयार होंगे और आरपीजियो के लिए भी आपका हाथ तैयार होगा। कैसे, डी का दबाए, डी का परफेक्ट, सी का परफेक्ट फिफ्थ 1 5 8 5, डी का, ई का, एफ का, जी का, ए का और बी का। यहाँ पे बस आपको एफ शार्प दबाना है, बाकी सबकी फिंगर पोजीशन सेम है और देखने में भी सब सिमिलर लगते हैं। ऐसे आप ब्लैक किच पे कीजिए, ऐसे, है ना। आपके माइंड में प्रॉपर होना चाहिए। आपसे किसी भी नोट का परफेक्ट फिफ्थ पूछा जाए तो आप उसको प्रॉपरली बता सकें। ठीक है, तो आई थिंक आपको कुछ बातें इस वीडियो में समझ में आई होगी और ये वीडियो गाना निकालने में और सुर का सेंस डेवलप करने में ये काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू।